Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 15th of April 2020 Wednesday. So let's start with business standard analysis. This analysis is suitable for business and management student, NET JRF aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties and teachers of different disciplines and many more. In today's discussion, we are going to cover these articles. So article numbers are a little bit more, so I'll try to cover all this in a very brief manner. So first article deals with lockdown extended until May 3rd. जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लॉकडाउन हमारा 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है उसको 3 मई तक और बढ़ा दिया जाएगा विद रिस्ट्रिक्शन इम्फोर्स ऑन इवन मोर स्ट्रिक्टली अंटिल अप्रैल 20 और अप्रैल 20 तक ये रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ाए जाएंगे और इस बार जो लॉकडाउन होगा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा कंपैरिजन टू द प्रीवियस लॉकडाउन, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कोरोना के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से जो अब लॉकडाउन होगा उसमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा. एंड आफ्टर अप्रैल 20 there will be the meeting between the state ministers and the PM and they will decide ki what which industry to exempt from this lockdown. कौन सी इंडस्ट्रीज एग्जाम्प्ट करनी है, कितनी फार्म्स को एग्जाम्प्ट करना है, कितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को एग्जाम्प्ट करना है और कुछ रिबेट देना है कि वो लॉकडाउन में ऑपरेट कर सकें आइदर विद द मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी. इंडियन रेलवे हैज़ कैंसल्ड और पैसेंजर मूवमेंट्स अंटिल में और इसी के इंक्लाइंड होकर के इंडियन रेलवे ने भी जो टिकट बुकिंग करी थी आफ्टर 14th of April वो सारे टिकट को कैंसिल कर दिया है और अपना मूवमेंट जो है वो 3 मई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और जितने टिकट्स हैं उन सबको रिफंडिंग भी कर दी गई है. PM एंड FM मीटिंग सून टू डिसाइड सेकेंड स्टिमुलस पैकेज डिटेल्स और इसी के ड्यूरेशन में हमारे PM और फाइनेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री भी आपस में मीटिंग करेंगे जिसमें वो इस जो सेकेंड स्टिमुलस पैकेज है या रिलीफ पैकेज है उस पर डिस्कशन करेंगे, उसकी डिटेल को डिसाइड करेंगे कि क्या ये पैकेज कितने अमाउंट का अनाउंस करना है और कब तक अनाउंस करना है और किस किस सेक्टर को बेनिफिट देना है. और इसी डिस्कशन में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हो सकता है हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा हो बहुत ज़्यादा बट सेविंग ह्यूमन लाइफ्स ओवर इकोनॉमिक बेनिफिट इज़ मोर सिग्निफिकेंट स्टेप देन अदर्स. तो इस आर्टिकल में फ़िलहाल इतना ही, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. आई होप यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम द करंट डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस. लेट्स सी द सेकेंड आर्टिकल. Second article is Railway move to halt operations set to dent IRCTC earning. अब जैसे कि आपने पता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपना जो लॉकडाउन है उसको भी 3 मई तक बढ़ा दिया और उसी के अनाउंसमेंट के ड्यूरेशन में इंडियन रेलवे ने भी अपनी सर्विसेज को 3 मई तक होल्ड कर दिया. द डिसीजन बाय इंडियन रेलवे टू स्टॉप पैसेंजर सर्विसेज further till May 3rd is set to wipe out the national transporters ticket earning and a huge share of Indian Railway Catering and Tourism Corporation's revenue through service charges. और इसी के बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशूज़ और ऑल दीज डिसीजंस जो इंडियन रेलवे है उसके जो टिकट अर्निंग है उस पर भी बहुत नुकसान होगा और IRCTC का जो रेवेन्यू हो वो भी बहुत फॉल करेगा सर्विसेज चार्ज की वजह से. ऑल द पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस, सब अर्बन, कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे will continue to remain cancelled or suspended till May 3rd. The step was in continuation with the measures taken in the wake of कोविड-19 लॉकडाउन. कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसी के कंटिन्यूएशन में ये मेजर्स लिए गए हैं ताकि स्प्रेड को कम किया जा सके, पैसेंजर के मूवमेंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कम किया जा सके, रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, क्योंकि इंडियन रेलवे इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर इन इंडिया. बहुत सारा जो पैसेंजर कैरिंग है वो हमारे इंडियन रेलवे के थ्रू ही होता है और आपको जानकर बहुत सरप्राइज़ हुआ कि कितने कि इतने वर्ल्ड में शायद ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी उतनी आबादी नहीं जितना हम एक दिन में अपने पैसेंजर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक. तो इट्स अ वेरी इंडियन रेलवे इज़ अ वेरी बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एज पर द रेलवे ऑफिशियल्स एटलीस्ट 3.9 मिलियन टिकट्स विल बी कैंसल्ड ओवर अ पीरियड बिटवीन अप्रैल 15 to May 3rd due to the extension of lockdown. Approximately 3.9 million tickets cancel होंगे.
Let's have a quick look on the uncertain track, or we can say the loss of the Indian Railway. Number of tickets sold जो है वो 94.47% डिप हुआ है कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर. मतलब इतने टिकट जो है वो इतने परसेंट टिकट की सेलिंग में फॉल आया है. पैसेंजर ट्रैवलर जो ट्रैवल करते हैं उनकी में भी 95.3% का बोलते हैं डिप देखा गया, गिरावट आई है. और टोटल अर्निंग्स जो हुए 94.4%. इट मीन्स इस समय जो इंडियन रेलवे की अर्निंग है वो 5.1 और 5.2% पर वो अर्निंग चल रही है. ठीक है, मतलब अगर हम 100 रुपये वो इंडियन रेलवे पहले पिछले साल इस टाइम में उसने कमाए थे, तो इस समय सिर्फ 5 रुपये कमा रही है. ठीक है, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, हम सबको पता है. लेट्स सी आर्टिकल 3. बहुत छोटी सी न्यूज़ है, बट आई थिंक बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर दैट जोमेटो में बाय ग्रोफर्स इन ऑल स्टॉक डील्स. हालांकि अभी इस डील के बारे में कोई कंफर्मेशन दोनों ही कंपनीज के रिसोर्सेज से नहीं आई है. दे आर डिनाइंग इट अमिड बेस ऑफ द पॉसिबल मर्जर. बोथ से नो सच मूव ऑन द कार्ड. अभी ऐसा कोई मूव नहीं डिसाइड हुआ है. हालांकि लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ अ बैकग्राउंड और द बैक एंड पे हमारा डिस्कशन कंटिन्यूअस है, बट ये लॉकडाउन की वजह से अभी कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही है. बट इट इज़ लाइकली दैट जोमेटो एंड ग्रोफर्स आर गोइंग फॉर पोटेंशियल merger. And being a management student you all must be aware from the merger and acquisition. ठीक है, तो इतना सही था. आई थिंक इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टूडेंट्स. लेट्स सी आर्टिकल 4. कॉरपोरेट इंडिया ब्रेसेस फॉर $26 बिलियन अ वीक लॉस. इस न्यूज़ में क्या है? कॉरपोरेट इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर अ हायर इकोनॉमिक लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन बीइंग एक्सटेंडेड टिल May 3, with the figure estimated to rise to $26 billion a week from $16.6 billion earlier. जो पिछले हफ्ते जो लॉस था कॉरपोरेट जितने कॉरपोरेट इंडिया में, उसका जो लॉस था वो 16.6 बिलियन था, और इस वीक में वो बढ़ करके $26 बिलियन होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है. तो कंपनीज पहले ये सोच रही थी कि शायद लॉकडाउन ओपन होगा तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चालू कर पाएंगे, बट अभी ऐसा कोई डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है. इंडिया में बी लूजिंग क्लोज टू 40K crores डेली. मतलब डेली हम 40,000 करोड़ रुपए डेली हमारी इंडियन इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, जिसको अगर हम बिलियन में बोलें तो $5.2 बिलियन का लॉस इंडियन इकोनॉमी को डेली हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, विद एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 18 ट्रिलियन ड्यूरिंग पास्ट 21 डेज. 8 ट्रिलियन का हमें नुकसान हुआ है जो हमारा पिछला लॉकडाउन था केवल उसमें ही. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट क्लोज टू 40 बिलियन जॉब्स आर एट रिस्क. और करीब 40 मिलियन जॉब जो हैं वो रिस्क पर हैं. हालांकि अभी उन्हें अभी क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है कि अभी कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय का ले ऑफ नहीं कर सकती, बट चांसेस यही हैं कि आफ्टर एंड ऑफ द लॉकडाउन, आफ्टर रिज्यूमिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे जॉब होल्डर्स को अपनी जॉब खोनी पड़ेगी. इवन रिटेल्स में भी बहुत सारी जॉब लॉस होंगी, टेक्सटाइल में बहुत सारी जॉब लॉस होंगी, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में, बहुत जगह बहुत सारी जॉब लॉस होंगी, और दैट विल अमाउंट टू 40 मिलियन जॉब्स. ऐसा संगीता रेड्डी जो प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की हैं उन्होंने कहा है. मतलब फिक्की ने अपने प्रोजेक्शंस में कहा है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा फिक्की क्या है, तो लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन फिक्की. ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एस्टैब्लिश इन 1927 बिफोर independent. FICCI is the largest or the oldest apex business organization in India. और ये स्टूडेंट नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री को वॉइस देती है ऑन डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स. इट इज़ हिस्टोरिकली closely interwoven with the Indian independent or industrialization and its emergence as one of the most rapidly growing global economies. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रही है. इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश हुआ था. इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको वॉइस देने में, पॉलिसी मेजर्स में उनकी वॉइस सुनी जाए, डिफरेंट सर्वे करके उनकी प्रोग्रेस को इंश्योर किया जाए, ये काम फिक्की का होता है. फिक्की बेसिकली प्रेशर ग्रुप की तरह ऑपरेट करती है, जो डिफरेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं इंडस्ट्री और बिजनेस को से लेकर के उन पर एज अ प्रेशर ग्रुप काम करती है, और ये इंश्योर करती है कि जो डिसीजन गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या
या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके डिसीजन जो बिजनेस और इंडस्ट्री के फेवर में ही रहें, बहुत ज़्यादा उसके नुकसान के या उसके अगेंस्ट ना जाए. फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी टू इंकरेजिंग डिबेट्स, इंगेजिंग विद पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटीज़, फिकी आर्टिकुलेट्स द व्यू एंड कंसर्न ऑफ द इंडस्ट्री. आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में मिल जाएगा इस समय भी और आगे भी. फिकी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात को रखती है, डिबेट्स को इंश्योर करती है, पॉलिसी मेकर्स को ये इंश्योर करती है कि वो इंडस्ट्री या बिजनेस के फेवर में ही डिसीजन लें. अगर ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई एक्ट आता है जिससे ये लगता है कि ये इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है या ये निगेटिविटी जनरेट करेगा, तो उसमें फिक्की अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती है और इंडस्ट्री गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है, या भी आप बोल सकते हैं सजेस्ट करती है कि इस तरह के डिसीजंस को ना लिया जाए. क्योंकि हम जानते हैं नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको ये कोई डायरेक्ट कभी गवर्नमेंट को डायरेक्टली डायरेक्ट नहीं कर सकती है, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रेशर तो गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकती है, बट ये सिविल सोसाइटी की तरह काम करती है. ठीक है, इनडायरेक्ट प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ता है फिक्की के द्वारा कि भाई ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई पॉलिसी मेजर ना लिया जाए जो कि इंडस्ट्री के अगेंस्ट हो. इट सर्व इट्स मेंबर फ्रॉम द इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, ड्रॉइंग इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द डाइवर्स रीजनल चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अक्रॉस द स्टेट. अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 कंपनीज जो हैं वो उसमें रिप्रेजेंट होती हैं फिक्की में. मतलब इस 2,50,000 कंपनीज के या तो CEOs या बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं वो फिक्की में एज अ मेंबर काम करते हैं और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है. ठीक है, ये उसे बोलते हैं एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज़ का कि भाई हमारा एसोसिएशन अगर हमारे अगेंस्ट कोई डिसीजन का भी होगा तो वी विल वॉइस टुगेदर. फिक्की प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग एंड कंसेंसस बिल्डिंग विद इन एंड अक्रॉस द सेक्टर एंड इज फर्स्ट पॉट ऑफ कॉल फॉर इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी मेकर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी. अगर बिटवीन इंडस्ट्री भी कोई इश्यूज जनरेट होते हैं, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के बीच में या एक कॉरपोरेट से दूसरे कॉरपोरेट के बीच में, तो भी फिक्की अपना रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंसेंसस बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग. ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6. क्योंकि ये दोनों ही आर्टिकल कोविड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट से रिलेटेड हैं, तो हम इसको कंबाइंड ही डिस्कस करेंगे ताकि डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए. इंडिया में रीगेन फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग इन financial year 2021. Barclays Peck lockdown's economic cost at $234 billion sees no growth for financial year 20. ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्शंस आ रहे हैं. जैसे कि हमने परसों के डिस्कशन में 13 अप्रैल के डिस्कशन में ये डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी बोली है, 1.5 to 2.8% प्रोजेक्ट करी है. और उसी ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया था कि IMF की भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आने वाली है जिसमें वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ के GDP ग्रोथ को प्रोजेक्ट करेंगे. तो वो रिपोर्ट आज पब्लिश हो चुकी है. तो उसमें IMF ने इंडिया के लिए कुछ लिटिल बिट पॉजिटिव प्रोजेक्शंस किए हैं. द इंटरनेशनल Monetary Fund has cut its projections of India's economic growth to 1.9% for a current financial year, the lowest since 1991 balance of payment BOP crisis. मतलब IMF के अकॉर्डिंग इस बार इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 1.9 रहेगी. और ये जो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था उससे भी कम है, लोएस्ट सिंस. इट हैड अर्लियर फोरकास्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.8%. मतलब जो पहला से लॉकडाउन से पहले का जो प्रोजेक्शन था IMF का इंडिया को लेकर के, एक GDP ग्रोथ को लेकर के, वो 5.8% था. बट इस बार बोला है कि अब रिवीजन किया, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन हो रहा है कोविड की वजह से अलग अलग इकोनॉमीज़ में, तो इस बार रिवीजन किया गया. इस रिवीजन में बोला गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद की ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन है जो इंडिया में आया और सबसे लोवेस्ट ग्रोथ है 1991 के बाद की 1.9%. द रिवीजन वॉज डन इन द लाइट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज एंड सब्सिक्वेंट नेशन वाइड लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेक द स्प्रेड ऑफ वायरस के स्प्रेड को चेक करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन इम्पोज किया है वो एक मेजर फैक्टर की तरह काम कर रहा है इकोनॉमिक GDP को गिराने में या लो करने में. हाउएवर द प्रोजेक्शन इज नॉट लो कंपैरेटिवली गिवन द फैक्ट दैट ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 3% अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ 3.3%
एज एक्सपेक्टेड अर्लियर। ग्लोबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो भी 3% होगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 3% है तो उसमें हम इंडिया की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 1.9% हो रही है, इट इज़ नॉट क्वाइट लो और नॉट वेरी मच डिप्रेसिंग कि हम बहुत कम ग्रो कर रहे हैं। ऑलरेडी हर कंट्री बिकॉज ऑफ कोविड-19 हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, तो इंडिया की भी अगर थोड़ी बहुत कम हो रही है तो इट्स नॉट अ वेरी मच डिप्रेसिंग सीन। IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, इस समय IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ है इंडिया की तरफ से। द आउटपुट लॉस्ट एसोसिएटेड विद द हेल्थ इमरजेंसी एंड रिलेटेड कंटेनमेंट मेजर्स लाइकली ड्रॉज द लॉसेज दैट ट्रिगर्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। हेल्थ आउटपुट और इमरजेंसी को लेकर के जो लॉसेज हैं वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं जीडीपी पे। मतलब हेल्थ और इमरजेंसी का ज़्यादा इम्पैक्ट है रादर देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जीडीपी पर कंट्रीज़ की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश्ड अ डे अहेड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द फंड ऑन ट्यूसडे। द मल्टीलैटरल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू रिकवर टू 7.4% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21 और 2022। इसमें क्या है? इसमें बोला गया IMF ने कि ये जो ग्रोथ है 1.9% की, ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 20 तक ही है। 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया जो है वो 7.4 की रेट से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ डिमांड इंटेंस कंट्री। यहाँ पर इतने पॉपुलेशन है हमारी कि हमारे यहाँ हमेशा डिमांड रहती है, और जब डिमांड रहेगी तो ग्रोथ को या जीडीपी ग्रोथ को अचीव करना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरिजन टू ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पॉपुलेशन कम है और डिमांड बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसा चाइना भी कह रहा है कि वो इस बार कम ग्रो करेगा। अगर आप चाइना के प्रोजेक्शंस को देखें तो उसने बोला है कि वो 1.3 1.4 में इस बार ग्रो करेगा, बट नेक्स्ट ईयर वो 9% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग रिसर्च एजेंसीज़ को ग्रोथ को लेकर के अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं। परसों के 13 तारीख के डिस्कशन में हमने आपको वो भी दिखाया था एक चार्ट की वही कंपैरिजन टू कि इन्होंने कितना रिवीजन किया, इन्होंने कितना प्रोजेक्शन किया, इसने कितना हर एजेंसी ने गोल्डमैन शेयर्स ने कितना दिया था, नेल्सन ने कितना दिया, मूडीज़ ने कितना किया, IMF ने कितना किया, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया, ब्रिक्स ने कितना किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या प्रोजेक्शन है, सबके प्रोजेक्शंस मैंने दिए। तो सबके रिवाइज प्रोजेक्शंस का भी आपको ग्राफ दिया था। अगर आपको नहीं याद हो तो आप पिछले डिस्कशन में जा करके देख सकते हैं। This is not surprising because the global economy is also projected to grow by 5.8% in 2020। और ग्लोबल इकोनॉमी को भी माना जा रहा है कि तुरंत ही रिवाइव है। बस खाली जो ऐसा IMF का प्रोजेक्शन है कि जो ये इम्पैक्ट है कोविड-19 के लॉकडाउन का, ये सिर्फ 2020 तक ही रहना। 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी भी 5.8% की से ग्रो करेगी और इंडियन इकोनॉमी तो 7.4 की ग्रोथ पर जाएगी। पेंडेमिक फेड्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020 एंड कंटेनमेंट एफर्ट्स कैन बी ग्रेजुअली अनबाउंडेड। जो पेंडेमिक है, जो ये बीमारी फैली है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सितंबर या फाइनेंशियल ईयर 20 के आधे तक ख़त्म हो जाएंगे, और जो कंटेनमेंट जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट जो है वो आते आते ये साल कंप्लीट या फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होते होते इसके भी इफेक्ट, जो निगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। गीता गोपीनाथ ने भी ये बोला है कि अब ये टाइम आ गया है, नाउ कंट्रीज़ नीड टू रीथिंक कि भाई GDP इज़ मोर इसेंशियल और हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स आर मोर इसेंशियल। भाई आप अगर कोई कोई कंपनी खोल रहे हैं या उसको लॉकडाउन से एग्जम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव कर लें, बट उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का बर्डन किस पर जाएगा? 100 जो उससे इन्फेक्ट होंगे और वो जो लेटर जो 10,000 को और इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका भी थोड़ा सा पॉजिटिव इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स लॉकडाउन ठीक है। हालांकि IMF बहुत कॉशियस है इस चीज़ को लेकर के, एंड IMF का कहना है कि कोविड एक्सपोजिंग क्रैक्स इन द सिस्टम, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रैक्स थे, उस क्रैक्स को कोविड ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। क्रैक्स मतलब जो ऑलरेडी जो जिस फाइनेंशियल सिस्टम पे वर्ल्ड काम कर रहा था उसमें कुछ कमियाँ थी, और कोविड-19 की वजह से वो कमियाँ उजागर हो गई हैं। इसी बात को लेकर के गीता गोपीनाथ जो है वो कह रहे हैं कि ये टाइम है इकोनॉमीज़ को दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा, अपने जो सब इश्यूज़ थे जिसको इग्नोर करते हुए आ रहे थे। एक मीनिंगफुल डिस्कशन और डिबेट सोचनी पड़ेगी कि जो GDP एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या उसका GDP ग्रोथ है, क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम GDP बढ़ा रहे हैं तो उसका हेल्थ पर क्या, इंडिविजुअल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयर वर्कर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, इकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो कि हमने कभी नहीं सोची थी, आज वो सोचने का टाइम आ गया है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड कि हर इकोनॉमी, हर कंट्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर
7। आर्टिकल नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, बट ये भी कोविड-19 का ही इम्पैक्ट है, उसी की वजह से ये न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है? इंडिया प्लान्स टू फिल स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज बाय 3rd वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी मई के नेक्स्ट हम लोग मई तक हम अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उनको फिल करेंगे। क्यों फिल करेंगे भाई? अभी तो हमें ऑयल की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल हमारी जो ऑयल की जो डिमांड है वो भी मिनिमाइज़ हो गई है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फर्म्स, ऑटोमोबाइल सब बंद पड़े हुए हैं। तो ऑयल ये क्यों अब इस समय अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को इंडिया फिल करना चाह रही है? रीज़न इसका एक ये भी हो सकता है, या अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे और रीज़न्स भी, बट एक रीज़न ये है कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो डिमांड है या जो उसके प्राइस हैं वो बहुत कम है। डिमांड भी कम है, प्राइस भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट इस न्यूज़पेपर में क्या रीज़न दिया है, लेट्स हैव लुक। India plans to completely fill its strategic petroleum reserves by third week of May by moving about 19 million barrels into the site by then. India is moving the oil to the SPR. SPR stands for Strategic Petroleum Reserves to help the country's refinery reduce their excess crude as the lockdown contains the COVID-19 outbreak has dented transportation and industrial फ्यूल कंजप्शन। समझ में आया आपको? ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन ऑयल्स जो कंपनी थी, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल ख़रीद रखा था मई और अप्रैल की डिमांड को प्रोजेक्ट करते हुए पहले ही ऑयल खरीद लिया था उसकी रिफाइनरी शुगर। स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जब हमें ऑयल की ज़रूरत होती है हम तभी तुरंत इमीडिएटली उसको बाय करते हैं सब्जी और गेहूं की तरह, ऐसा नहीं होता। हम क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से बाय करते हैं, क्रूड मतलब कच्चा, फिर उसको रिफाइनरीज जो हम रिफाइन करते हैं वो इंडियन रिफाइनरीज़ में ही करते हैं, वो इमीडिएटली यूज़ के काबिल नहीं होता, उससे बहुत और सारी चीज़ें भी और उससे बहुत सारी अलग बाई प्रोडक्ट्स भी निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्रूड ऑयल आएगा तो वो इमीडिएटली क्रूड ऑयल के फॉर्म में यूज़ नहीं होता। तो ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं जैसे रिफाइनरी प्रोसेस में, जैसे हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी और सो मैनी कंपनीज आर इन्वॉल्व। तो वो क्या करती पहले से स्टॉक खरीद कर रख लेती हैं और उसको रिफाइन कर करके मार्केट में सेल करती रहती है। तो हुआ क्या है, इस बार कंपनीज़ ने पहले से ही क्रूड ऑयल खरीद लिया था, ये प्रोजेक्ट करके, जो नॉर्मल प्रोजेक्शन होता है कि भाई आने वाले टाइम में इतनी इतनी डिमांड होगी, अपना प्रोजेक्ट करके रखती हैं इंडस्ट्रीज़ कंपनी सारी, और टाइम टू टाइम ये रिफाइनरी प्रोसेस को चला करके रिफाइन करके ऑयल मार्केट में सप्लाई करती रहती हैं। तो हुआ क्या है कि इन्होंने डिमांड फोरकास्ट करी थी और उसके हिसाब से पहले ही इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को बाय कर लिया था। अब क्या है, क्योंकि डिमांड जो है वो फॉल कर गई है कितनी, बाई 17.8%। द इंडियन फ्यूल डिमांड इन मार्च डिक्लाइन बाई 17.8%, द लोवेस्ट इन ओवर 2 डिकेड्स। अब तक के 20 सालों में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन यही है 17.8% का, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं करती, कंस्ट्रक्शन यूनिट्स बंद हैं, फार्म बंद है, ऑटोमोबाइल गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब हॉल्टेड है। तो उसकी वजह से जो कंजप्शन है फ्यूल की वो बहुत डिक्लाइन हो गई है, और डिक्लाइन हो गई है तो क्या हुआ है, और जितनी रिफाइनरीज़ हैं उनके पास एक्सेस ऑयल स्टोर पड़ा, और वो स्टोरेज किसी भी इन्वेंट्री को, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, आप स्टोर कर रहे हैं किसी को तो वो कॉस्ट बेयर करता है, ठीक है। स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो एंड ऑफ द सीजन बहुत डिस्काउंट देकर के अपने माल को निकाल देते हैं, मटेरियल को निकाल देते हैं, ताकि इसकी स्टोरेज कॉस्ट उसमें ना लगे, इन्वेंट्री कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो उसमें एड ऑन ना हो। तो क्या द रिफाइनरीज कट देयर क्रूड प्रोसेसिंग आफ्टर लोकल फ्यूल डिमांड कोलैप्स्ड एंड आर अनेबल टू स्टोर द एक्सेस ऑयल देमसेल्फ। भैया वो जो उन्होंने ऑयल पहले से ख़रीद रखा था, जो पहले से ऑर्डर दे रखे थे क्रूड ऑयल के, वो आ रहे हैं, जो खरीद के ऑलरेडी स्टोर कर रखा था उसको कहाँ तक रखें। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, हम आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको बाय करके जो हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स हैं या स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर्स हैं उनको हम सेव, उसमें हम पेट्रोल को या ऑयल को, क्रूड ऑयल को सेव कर लेंगे ताकि वो फ्यूचर में काम में आए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या हैं या स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होते हैं, इसका क्या पर्पस होता है। इंडिया में हर कंट्री अपना ऑयल्स का ऐसे जो क्रूशल चीज़ें होती हैं, इन्वेंट्री जो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसका अपना एक स्टॉक बनाकर पहले से रखता है। आप अपने घर में भी रखते होंगे हर चीज़ का स्टॉक ऐसा उसमें कि भाई जो टाइम टू टाइम आपको लगता है कि अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो एटलीस्ट
थोड़े टाइम के लिए मेरे पास बना रहे, जैसे कि आपके अनाज होते हैं जिनका आप स्टोरेज करके रखते हैं कि भाई अगर इमीडिएटली अनाज, क्या आप ऐसा करते हैं कि डेली जाते हैं अनाज खरीदते हैं फिर उसको पिसवाते हैं फिर खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, यू स्टोर सम पार्ट ऑफ इट। तो इसी तरह कंट्रीज़ भी करती हैं। और इंडिया में जो क्रूड ऑयल है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल खुद नहीं होता है, हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसलिए हमारे बहुत सारी दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी रहती है कि वो हमें ऑयल दें जिससे कि हमारी इकोनॉमी चले। तो कभी कभी ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं कि आप उस जो जो हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ हमें दे रहे हैं या जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपना ऑयल, उनसे हमारा कुछ इशू हो गया, कुछ कन्फ्लिक्ट जनरेट हो गए, वॉर की कंडीशंस हो गई, या उस पर्टिकुलर कंट्री में ही कुछ ऐसी इंटरनल एग्रेशन या इंटरनल वॉर की कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से वो हमें ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं, हमारा उनसे ऑयल डीलिंग नहीं हो पा रही है, ऑयल का ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो जब हमारी डिपेंडेंसी है तो फिर अदर जो डेली डे की नेसेसिटीज़ हैं वो कैसे पूरी होंगी? फिर ऑयल के प्राइसेस शूट करेंगे और मार्केट में, और बहुत सारा सप्लाई एंड डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो कंट्री इंडिया जो है, हर कंट्री इंडिया ने कुछ अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना कर रखे हैं कि इन केस ऑफ कंटिजेंसी, इन केस ऑफ आउटलायर इवेंट, इंडिया उन रिजर्वॉयर से ऑयल निकाल करके कंट्री की नेसेसिटी को पूरा करेगी। ठीक है। SPRL is wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board which functions under the Ministry of Petroleum and Natural Gas। जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आते हैं, और ये अच्छा खासा अमाउंट स्टोर करके इन स्टोरेज में रखा जाता है जो कि देश की कम से कम 10 दिन की खपत को पूरा कर सकते हैं। 10 दिन की खपत मतलब 10 दिन का कंजप्शन वो हमारा चला सकता है। अगर इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और आर्टिलरी सिचुएशन हम बाहर से ऑयल नहीं इम्पोर्ट कर पा रहे हैं तो हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से उसको लेकर के अपने देश के 10 दिन की तेल की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और अभी तक जो अप्रॉक्सीमेटली 2020 तक हमारे पास 4 स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं। हालांकि और भी बहुत प्रपोज किए जा चुके हैं, बहुत जगह पर बनने वाले हैं और उनका कंस्ट्रक्शन, उनका अप्रूवल होने वाला है। तो आगे हो सकता है कि आपको 4 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व दिखें, बट अभी ऑपरेशनल जो हैं, जो एक्चुअली में चल रहे हैं, वो हमारे यहाँ 4 हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम या स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर्स स्टैब्लिश हैं, कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपसे हो सकता है एग्जाम में ही ऐसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कहाँ कहाँ है। ठीक है, आई कैन राइट इट हेयर, मैं यहाँ लिख सकती थी, बट अगर आप ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको और भी चीज़ें इसके बारे में पता चलें। आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या है? चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन मार्केट ड्रॉ सेबीज अटेंशन। अब जैसे आपने सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ बहुत बार सुनी होगी कि चाइना ने वायरस छोड़ दिया और बहुत सारे कंट्रीज़ की इकॉनमी डाउन हो गई, उनके शेयर मार्केट गिर गया और चाइना उस समय एग्रेसिवली उन शेयर मार्केट्स में से कंपनीज़ के शेयर्स को खरीद रहा है और बहुत जगह अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है और उनकी डोमेस्टिक मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा ही सीन इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, जिसको सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदर कंट्रीज़ की तरह चाइना इंडिया में भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाना चाह रहा है। Top officials of Security and Exchange Board of India met earlier this week to discuss 2 key issues: the acquisition of shares by Chinese investment firms amid the market meltdown in March, liquidity problem concerning the mutual funds that people with the knowledge of the development। जैसा कि हमने भी कल के डिस्कशन में डिस्कस किया है कि म्यूचुअल फंड के पास कैश क्रंच हो रहा है जिससे उनका नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है और उसके लिए उनको लोन लेना पड़ रहा है एक्सपेंसिव रेट्स पर। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशूज़ जो सेबी डिस्कस कर रही है, द चाइनीज़ एक्विजिशन इन इंडियन मार्केट, जो कि चाइना जो है इंडिया के शेयर मार्केट को एग्रेसिवली डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट में शेयर खरीद रहा है। और ये बात कब सामने आई? ये इशू ऑफ एक्विजिशन बाय चाइनीज़ फर्म सरफेस आफ्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज्ड बाय HDFC showed the People's Bank of China had hiked its stake in the mortgage lender during March quarter। ये बात तब सामने आई जब HDFC ने अपने डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज किया कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है या चाइना की जो शेयर होल्डिंग है वो 0.8% से बढ़कर 1.2% हो गई है HDFC में। ठीक है, तो इस बात के बाद जो है वो सेबी की जो नज़र है, या सेबी इज़ अ मार्केट रेगुलेटर। आप सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, मैंने देखा था, सब सारे स्टूडेंट्स के मैंने आंसर देखे, मैक्सिमम ने जो आंसर दिया है वो सही दिया है। ठीक है, तो आई होप एंड आप लोग को सेबी के बारे में पता है, सेबी का मैंडेट पता है। ठीक है, तो
अब इस चीज़ को सेबी बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि सेबी इज़ अ मार्केट रेगुलेटर, वो रेगुलेट करता है मार्केट में कि ऐसी कोई भी जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर मार्केट में या इन्वेस्टर मार्केट में ना चलें। तो वाइल एक्विजिशंस आर रूटीन, इट रेज सम कंसर्न अबाउट चाइना लुकिंग टू टाइटन इट्स ग्रिप ऑन द इंडियन मार्केट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ फॉल ऑफ स्टॉक प्राइजेस। हम सबको पता है स्टॉक के प्राइजेस फॉल हो रहे हैं, और चाइना के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इवन अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC में चाइना के सोवरेन फंड ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, जो कि वहाँ की फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए सेबी की निगाह बहुत टेढ़ी है इस पर, सेबी इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। चाइनीज़ फर्म, अगर तो कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स है जो यहाँ मैं आपको जरूर डिस्कस करना चाहूँगी। चाइनीज़ फर्म्स हैव पिक्ड अप स्टेक इन सेवरल डोमेस्टिक कंपनीज इन रिसेंट वीक। जब से लॉकडाउन हुआ है और हमारे शेयर मार्केट फॉल हो रही है, शेयर के प्राइसेस घट रहे हैं, तो बहुत जगह ऐसा देखा है कि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज़ के शेयर्स को खरीद रही हैं। सेबी एग्जामिन दीज ट्रेड्स, सेबी कंटिन्यूसली इन ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर रही है। रेगुलेटर आस्क फॉर मोर सिक्योरिटी ऑफ FPIs कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। रेगुलेटर्स जो है, मतलब सेबी और अदर रेगुलेटर्स, उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आ रहा है, इस पर थोड़ा सा रेगुलेटरी मेजर्स लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज इंडियन मार्केट जो है वो चाइनीज़ इन्वेस्टर से डोमिनेट हो जाएगी, एंड वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन इन्फ्लुएंस द इंडियन इकोनॉमी। सेबी ब्रास ऑल्सो डिस्कस लिक्विडिटी इशूज, मूव कम्स amid fear of default, mutual funds have restored to borrowing to meet resumption request। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया कि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट से बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं अपनी रिडम्पशन रिक्वेस्ट को। तो ये सारे इश्यूज जो हैं कैश क्रंच को लेकर के, म्यूचुअल फंड्स की जो डिफ़ॉल्ट होने की जो कंडीशन आ गई, उसमें चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं जो उनका डोमिनेंस बढ़ रहा है इंडियन मार्केट में, उनकी ग्रिप बढ़ रही है, इस पर सेबी जो है क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। तो हो सकता है आगे आने टाइम में कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो विल डिस्कस ऑन इट। आप देखते हैं आज का आर्टिकल नंबर 9। ये कुछ नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, बस इतना ही बताना था कि हार्वर्ड और MIT जो है वो उन्होंने अपने जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी को कट किया है एमिड कोविड-19 लॉकडाउन, और कुछ की सैलरी भी फीस कर दी है। हार्वर्ड हैज़ ऑल्सो पुट हायरिंग ऑन होल्ड एंड कैंसल्ड एंड डिफर्ड द डिस्क्रिशनरी स्पेंड को, अपने जो खर्चे हैं उनको भी कम कर दिया गया है, और जो नई हायरिंग हुई थी उनको उनकी बोर्डिंग या डिबोर्डिंग के लिए को भी पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर अ टाइम बी, ठीक है। जो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ जानना नहीं, बस इतना ही जानना है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका जैसी के यूनिवर्सिटीज़ में भी पड़ रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 10. What is article number 10? RBI wants bank to take call on package of NBFC। तो पहले आज आपका होमवर्क है, आप मुझे ये बताएंगे कि NBFCs क्या होते हैं। what do you mean by NBFCs? तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लिखेंगे कि NBFCs क्या होते हैं। इस न्यूज़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई बैंक से ऐसे बैंक जिन्होंने NBFCs को लोन दिया, NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे बैंक जिन्होंने NBFCs को लोन दिए हैं वो अपने बिहाफ पर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए मोराटोरम पीरियड को बढ़ा सकती हैं। RBI उसमें कोई कॉल नहीं देगा, RBI उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, वो भी बैंक से लोन लेती रहती हैं, ठीक है। तो RBI ने कह दिया है आपने जितना NBFCs को लोन दिया है, अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, इट्स योर टोटल डिस्क्रिशनरी पावर, आप चाहें तो उनका मोराटोरम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। RBI इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी कॉल ऑन बिहाफ ऑफ द bankers. The approach, according to people familiar with RBI, is that regulator can only enables the banks to take such commercial decisions, and it is left completely to the bank if they want to ask for the loans or extend a deadline. If such an extension happens as decided by lender, the central bank is willing to allow the delay to be considered as a standard asset, just as what it has done for other working capital loans. RBI ने बोला कि भाई अगर आपको बढ़ाना है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनका मोराटोरियम पीरियड तो बढ़ाइए, बट हम ऐसा कोई कॉल नहीं देंगे, और अगर आप बढ़ा देते हैं तो हम भी आपके इस डिसीजन को फॉलो करेंगे और उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में उन लोन को नहीं डालेंगे अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया है, ठीक है।
बट हम आपके बिहाफ पर इस चीज़ में कॉल नहीं देंगे। एक्चुअली होता क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं वो बैंक से लोन लेती हैं और वो फिर वो किसी और को, इन्वेस्टर्स को देती हैं, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में भाई कहा गया कि आप NBFCs को भी लोन अपने लेंडर से वापस लेना है, तो वो अगर जब तक उनका मोराटोरियम पीरियड नहीं बढ़ेगा तो वो अपने लेंडर्स, जो अल्टीमेट लेंडर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनका भी मोराटोरियम पीरियड नहीं बढ़ाएंगी। तो उन्होंने बैंक से, अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स से कहा, बैंक्स ने इस चीज़ के लिए RBI से कहा। RBI इज़ अ रेगुलेटर, आपने जो रेगुलेटर वर्ड दिया है दैट इज़ फॉर RBI, ठीक है। तो RBI ने कहा कि नहीं, आप NBFC के लिए हम ऐसा कोई कॉल नहीं दे सकते, वी हैव द अथॉरिटी टू डायरेक्ट यू एंड वी वांट टू डायरेक्ट यू ओनली, NBFC से हमें कोई मतलब नहीं, बट इफ़ यू वांट टू गिव अ कॉल, यू गिव कॉल एंड वी विल एक्सेप्ट योर डिसीजन एंड वी विल नॉट ट्रीट द डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट होंगे इस ड्यूरेशन में, जो अपना लोन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, हम उनको स्टैंडर्ड असेट्स ही मानेंगे, उनको NPA में नहीं डालेंगे अगर बैंक ये डिसीजंस लेते हैं। What RBI can do for NBFCs? Bank must take commercial decisions to extend moratorium period to NBFCs. Bank को ही decision लेना है, RBI is not going to take decisions. RBI has enabled bank to take such a decision but won't take the call ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स। RBI ने क्लियर कर दिया है, RBI में अलाउ बैंक्स टू शो द लोन्स एज अ स्टैंडर्ड इवन द NBFC मोराटोरियम। RBI ने कहा है कि आई विल अलाउ कि आप उसको स्टैंडर्ड असेट्स ही शो करें, अगर आपने डिसीजन लिया तो हम उसे फिर उसमें नहीं डालेंगे NPA में, हम भी आपके डिसीजन को फॉलो करके चलेंगे। एनी डिसीजन ऑन लिक्विडिटी लाइन्स हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। RBI मॉनिटरिंग NBFCs टू हेल्प गवर्नमेंट कम विद एन इकोनॉमिक पैकेजेस, ठीक है। तो इस न्यूज़ में इतना ही है। एक लास्ट और बहुत ही हल्की सी न्यूज़ है, अमूल गोस रेट्रो टू स्टे रेलिवेंट। हम सबको पता है, हम सब भी देख रहे होंगे आजकल रामायण महाभारत, तो देखने में आ रहा होगा जो अमूल है वो अपने रेट्रो एडवर्टीजमेंट, रेट्रो मतलब पहले के, पूर्व, ठीक है, तो अपने पुराने एडवर्टीजमेंट को दिखा करके अपने कंज्यूमर को जो उनके सेंटिमेंट से बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मार्केट को दोबारा से इस स्लो डाउन के पीरियड में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। Leaning on the nostalgia and its long-standing relationship with customer, the legacy brand strive to be seen and heard amidst at the lockdown. लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी वो अपनी कंज्यूमर पोजीशनिंग और मार्केट पोजीशनिंग में लगी हुई है। और हम सबको पता है कि ये कार्टून जो है, ये अमूल का कार्टून इज़ वेरी फेमस, और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में हर डेली डिफरेंट कंसेप्ट्स को बनाते हुए आता है। तो अमूल ने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है, रेट्रो एडवर्टीजमेंट की स्ट्रैटेजी को, रेलेवेंट लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी रेलेवेंट रहने के लिए। RS सूदी ने क्या कहा है, वी आर स्पेंडिंग मैक्सिमम एफर्ट्स ऑन विजिबिलिटी एट अ टाइम व्हेन आवर कंज्यूमर्स आर मोस्टली इंडोर्स एंड कंज्यूमिंग मीडिया अक्रॉस फॉर्मेट। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप बोल सकते हैं, या कंपनी की स्ट्रैटेजी जिसको अडॉप्ट करते हुए कंपनी ने वापस से अपनी पुराने एडवर्टीजमेंट को शो करना शुरू किया, ताकि उस सेंटिमेंट्स को रिवाइव किया जा सके जो अमूल को लेकर के कंज्यूमर्स के माइंड में है। आज के डिस्कशन में इतना ही स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।